राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महत्व एवं उपयोगिता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपयोगिता क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे लिए अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या उपयोगिता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों उसका अध्ययन अध्यापन करें। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और अध्यापन और अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण बना दिया है। वर्तमान समय में जिस तेज़ गति से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी तेज़ गति से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व हम बहुत सारी बातों में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हम राष्ट्रीयता की संकीर्णता से ऊपर उठ करके पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के विकास के लिए वैश्विक दृष्टिकोण से अपना विचार करते हैं, वैश्विक दृष्टिकोण से अपना मंथन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को प्रेरित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किस देश की किस प्रकार की स्थितियां हैं, कौन सा देश शिक्षा के अंदर, औद्योगिक विकास में, आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास में आगे है और कौन सा देश पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा है, उसके क्या कारण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की स्थितियां किस प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की स्थितियां किस प्रकार से है। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का दृष्टिकोण वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। किसी दूसरे देश के अंदर जो भी अच्छी बातें होती हैं वो अपने देश के लोगों में ग्रहण करने के लिए व्यक्ति उसकी लालयित रहता है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है। यानी व्यक्ति अपने देश की तुलना दूसरे देशों के साथ करता है, कंपैरेटिव स्टडी करता है। और कंपैरेटिव स्टडी करने का मौका तभी मिलता है जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को विश्व के समस्त लोगों के कल्याण को सोचने के लिए प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों का पता चलता है। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि किस देश में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, किस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षिक, सामरिक स्थिति किस प्रकार की है, किस देश में किस प्रकार की कमजोरी है, किस देश में किस प्रकार का एडवांसमेंट है। तो तथ्यों का, घटनाओं का पता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पता चलता है। और हमारी सोच जो राष्ट्रीय स्तर की है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कन्वर्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अध्यापन बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व हमें इस बात में दिखाई देता है कि हम अपने स्थानीय क्षेत्र, प्रादेशिक, राष्ट्रीय क्षेत्र को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय
स्तर की भावना रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए या हमारा सोचने का नज़रिया है वो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तो एक प्रकार से लोगों में जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से ही होता है। ये इसकी पहली उपयोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से हम विदेश नीति को समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि किसी विशेष राज्य ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किस तरह की विदेश नीति तैयार की। और इस संबंध में फेलिक्स ग्रास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रकार से विदेश नीति का अध्ययन है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ अगर तनावपूर्ण संबंध है तो हमें पता चलता है कि उस राष्ट्र की विदेश नीति किस प्रकार की होगी। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच आमतौर पर संबंध सामान्य व मधुर नहीं रहे। इन संबंधों से पता चलता है कि भारत व पाकिस्तान की एक दूसरे के विरुद्ध किस तरह की विदेश नीति अपनाई जाती है। दूसरी तरह का अगर हम देखें, भारत रूस देखें, भारत इजराइल संबंध देखें, भारत अफगानिस्तान देखें, भारत बांग्लादेश देखें, तो इन राष्ट्रों के साथ संबंधों में हमें मधुरता दिखाई देती है। इन राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध सामान्य रहते हैं या मधुर रहते हैं, मजबूत होते हैं, सहयोग के रहते हैं और इसलिए इन राष्ट्रों के साथ विदेश नीति भी पॉजिटिव होती है। भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के बीच विदेश नीति को लेकर के सबसे बड़ा मेजर इशू है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का है। विश्वास निर्माण को लेकर के जो है बहुत बड़ा क्रिटिकल रहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जो है किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते और इसलिए दोनों राष्ट्रों की विदेश नीतियां एक दूसरे के प्रति जो है इस तरह की हमें देखने को मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि दो राष्ट्रों के बीच मधुर संबंध है तो क्यों है और कटु संबंध है तो क्यों है, कौन से कारण रहे हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें किसी देश विशेष की विदेश नीति का गहराई से अध्ययन कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें विश्व शांति और सुरक्षा को समझने में भी सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन से पता चलता है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है। जैसे सितंबर 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी को लेकर विश्व के बड़े राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हमें विश्व शांति और सुरक्षा से संबंधित जितनी चुनौतियां हैं उनको जानने का अवसर मिलता है। जैसे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण 2 किया तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देशों ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है और विकसित राष्ट्रों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके कुछ समय बाद पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट की। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां वर्तमान समय में हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें विकासशील एवं तीसरी दुनिया के देशों का पता चलता है कि जहां नागरिकों का रहन सहन, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का स्तर सामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आर्थिक संसाधनों का लगभग 50% भाग अफ्रीकन राज्यों के नागरिकों की दयनीय स्थिति को भरने में खर्च करता है, जबकि इन राज्यों का यूनाइटेड नेशन में वित्तीय योगदान नामात्र का है।
यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रेरणा मिलती है। जब विभिन्न देशों के साथ एग्रीमेंट देखते हैं, संधि देखते हैं, समझौते देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार का सहयोग करता है। जब भी किसी देश में बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, प्राकृतिक संकट होता है, तो उस समय सभी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ित देश की हर क्षेत्र से, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में हो, खान पान हो, रहन सहन की चीज़ें हो, और दूसरी जो मनुष्य जीवन की रोज़मर्रा की वस्तुएं उपभोग करने की, उनको जो है निःशुल्क दूसरे राष्ट्र कोऑपरेशन करते हैं। भारत ने भी समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों में इस तरह का एक मानवीय सहयोग प्रदान किया है। कोरोना के समय में भारत ने बहुत सारे राष्ट्रों को वैक्सीन उपलब्ध कराई और दूसरे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध करवाए। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि राष्ट्रों के बीच किस तरह का सहयोग है, किस आधार पर उनके अंदर जो है सहयोग स्थापित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति जानने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें पता चलता है कि किस देश में किस तरह की हिंसक गतिविधियां, तोड़फोड़, विद्रोह या अराजकता की स्थिति है। इसका अर्थ यह है कि उस देश के नागरिकों में वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश है और कहीं न कहीं मानव अधिकारों का शोषण हो रहा है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में बलूच संघर्ष, जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का संघर्ष। श्रीलंका में सिंहली और तमिल संघर्ष। भारत में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों के प्रति जिस तरह की दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हैं। इसी तरह से अमेरिका में ब्लैक मैन के विरुद्ध अमानवीय घटनाएं होती है। चाइना के शिनजियांग प्रांत में वहाँ के उइगर मुसलमानों के साथ मानवीय दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं। तो विश्व के किसी भी देश का अध्ययन करें जहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रजाति या सांस्कृतिक विभिन्नता के नाम पर जिस तरह से मानव अधिकारों का शोषण किया जाता है, उसका पता हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से ही पता चलता है कि एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार का सहयोग कर रहा है, किस प्रकार का तनाव कर रहा है। जैसे अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया, तो उस समय पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया ने भारत सरकार की इस निर्णय का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और कड़ी आलोचना की। तो ये क्या है कि एक प्रकार से उन्होंने जो इस्लामिक कंट्री होने के कारण और भारत का जम्मू कश्मीर एक इस्लाम बहुल जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण ये मुद्दा उठाया कि वहाँ पर जो है मुस्लिम नागरिकों के साथ जो है इस तरह के निर्णय से किसी प्रकार का मानवीय दुर्व्यवहार होगा। तो मानव अधिकारों की स्थिति को जानना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से ही पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हम कूटनीति को भी समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें कूटनीति को समझने में सहायक सिद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि एक देश की दूसरे देश के प्रति किस तरह की कूटनीति है, किस तरह के राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं। भारत के कूटनीतिक प्रयासों से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का एक प्रकार से ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कूटनीतिक प्रयास है। इससे भारत के विचारों को, भारत के विद्वानों को, भारत के महान पुरुषों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हमें दिखाई देता है कि उनके नाम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार की कूटनीति है कि एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव रख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसी तरह से है कूटनीति को समझने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे फरवरी 2000
22 में जब रसिया ने और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ और लगातार अभी भी जारी है, तो इस दौरान जो है भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो कूटनीति है, वो बहुत सूझबूझ वाली रही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का स्टैंड है अमेरिका और रसिया के बीच का रहा, मिडल का रहा, बैलेंस का रहा। अमेरिका और रूस के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की कूटनीति ने एक बैलेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझ का जो संतुलन है, वो बढ़ाने का प्रयास किया है। एक लंबे संघर्ष के दौरान जो रूस और यूक्रेन के बीच रहा है, अभी भी जारी है, उससे भारत ने अपनी विदेश नीति को बहुत ज़्यादा संतुलित किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें गैर राजनीतिक संबंधों की जानकारी देखने को भी पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक देशों के बीच किस तरह के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक व राजनीतिक संबंध बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, आर्थिक सहयोग, कला संस्कृति का संगम, रक्षा क्षेत्र में जुड़ी संधियां व समझौते, दूतावास के बारे में संबंधों का पता चलता है। जैसे भारत अमेरिका, भारत इजराइल, भारत नेपाल जो संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका, भारत और इजराइल संबंधों के बीच जो मधुर संबंधों का एक बड़ा जो कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और राष्ट्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो। अगर हम भारत और नेपाल संबंधों का अध्ययन करें जो गैर राजनीतिक है, उसमें हम देखते हैं कि भारत और नेपाल दोनों ही हिंदू बहुल कंट्री हैं और दोनों राष्ट्रों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। दोनों राष्ट्रों के बीच आदान प्रदान के लिए कोई विशेष प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन नहीं किया जाता, कोई पासपोर्ट की बाध्यता नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि किस देश का किसी दूसरे देश के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अमेरिका जो है हथियारों का प्रथम विक्रेता है और भारत प्रथम क्रेता है। यानी इसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व में जो वेपन्स है उसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है और खरीद कौन रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें इस तरह की स्थितियों का पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी समझने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से विश्व के औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों के बारे में जानकारी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें न केवल उत्तर दक्षिण टकराव का पता चलता है बल्कि दक्षिण दक्षिण टकराव का भी पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से दक्षिण एशिया के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति, अफ्रीकन लोगों का निम्न जीवन स्तर, यूरोपियन व पश्चिमी देशों के उच्च जीवन स्तर का पता चलता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी जहाँ छोटे छोटे राज्य वैधानिक दृष्टि समान है, लेकिन व्यवहार में 5 वीटो पावर राज्य और अन्य शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पता चलता है कि किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सामरिक स्थिति किस प्रकार की है, या विश्व में कौन से देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या इकोनॉमी के आधार पर जो है उत्तर दक्षिण का टकराव है या दक्षिण दक्षिण का टकराव है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध गैर सरकारी संगठनों को समझने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के अध्ययन करने के बारे में मिलता है। जैसे हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है, वित्तीय क्षेत्र में जैसे विश्व बैंक है, मजदूरों के हित में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन कार्य करने वाले विशिष्ट अभिकरण जितने भी हैं 16-17, इसमें यूनिसेफ है,
अंकटाड, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि एवं खाद्य संगठन, यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व डाक संघ इत्यादि की संरचना क्या है, इनके कार्य क्या है, इनके उद्देश्य क्या है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं, किस देश में इन्होंने कितना जो है मानव हित में कार्य किया है। तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से ही समझने हम जान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो किस तरह के कार्य कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें विचारधाराओं की जानकारी मिलती है। विचारधारा क्या है कि साम्यवादी विचारधारा है या पूंजीवादी विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है, यथास्थितिवादी विचारधारा है या साम्राज्यवादी विचारधारा है। अब 1945 से लेकर के 1991 में USA और USSR के बाद एक लंबे समय तक लगातार शीत युद्ध जारी रहा और 1991 में जब सोवियत संघ USSR का विघटन हुआ उस समय 15 देश स्वतंत्र अस्तित्व में आए और इसके बाद धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा का पतन हुआ। यानी 1945 से 1991 के बीच में USSR और USA दोनों के बीच टकराव का एक बड़ा कारण विचारधारा था। US और उसके समर्थित देशों में पूंजीवादी विचारधारा थी, लोकतांत्रिक विचारधारा थी, जबकि रूस और उसके समर्थित देशों में साम्यवादी विचारधारा शासन प्रणाली कायम थी। तो विचारधारा के आधार पर दोनों राष्ट्रों के बीच लंबे समय तक टकराव तनाव चलता रहा। अब तो अगर हम देखें तो साम्यवादी शासन प्रणाली विश्व स्तर पर गिने चुने देशों में, जिसमें चीन, रूस, क्यूबा इत्यादि है। अन्य देशों में लोकतांत्रिक विचारधारा की शासन प्रणाली चल रही है। दूसरे विश्व युद्ध के कारणों से पता चलता है कि फासीवादी और नाजीवादी विचारधारा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कड़ी चुनौती पेश की। इटली की फासीवादी नीति यानी मुसोलिनी के नेतृत्व में और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी विचारधारा ने सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया और सेकेंड वर्ल्ड वार में अपार जनधन की हानि हुई। इसी तरह से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें तो भारत में गांधीवादी विचारधारा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति प्रिय देश के रूप में स्थापित किया कि भारत ने आज तक कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को उल्लंघने की पहल नहीं की। तो ये एक भारत की जो विचारधारा है, गांधीयन मॉडल है, जो विश्व में शांति स्थापित करने का एक आदर्श और प्रासंगिक मॉडल है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के इस माहौल में गांधीवादी विचारधारा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को समझने में सहायता मिलती है। जैसे 2017 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सिंधु नदी जल समझौते पर काफ़ी वाद विवाद हुआ और इसमें चीन ने भी अपना हस्तक्षेप किया कि जो प्राचीन जल संधि है उसको लेकर के भारत ने अपना दावा किया, पाकिस्तान ने अपना दावा किया और नदी जल के बंटवारे को लेकर के दोनों राष्ट्रों की ओर से काफ़ी लंबे समय तक जो है वैचारिक वाद प्रतिवाद हुआ। इसी तरह भारत और नेपाल के बीच जल व भूमि की सीमा को लेकर कई तरह की संधियां हैं और इनको लेकर के भूमि की सीमांकन को लेकर के दोनों देशों के बीच कई बार संबंध जो है तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं कि किसी विशेष देश के साथ किसी दूसरे देश का संबंध जो है क्यों मधुर है, क्यों तनावपूर्ण है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से हमें नवीन प्रवृत्तियों का पता चलता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्व है, एक उपयोगिता है कि उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों की जानकारी मिलती है।
21वीं शताब्दी में विश्व में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और वैश्विक स्तर की है। जैसे आतंकवाद की समस्या है। आतंकवाद से भारत, अमेरिका और दूसरे ही देश नहीं बल्कि वो देश भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं जो आतंकवाद का उद्गम स्थल रही हैं। वहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। भूतापन की समस्या, पृथ्वी का तापमान प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती बनी हुई है कि ग्लेशियर पिघल रही हैं और जो गर्मी का जो मौसम है वो बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, इसका भी एक ग्लोबल कारण है कि जब बारिश का सीज़न होता है उसमें बारिश नहीं होती और जब सीज़न नहीं होता तो उस समय बारिश होती है। या अम्लीय वर्षा का होना या बेमौसमी बारिश का होना। तो ये सारे कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। कार्बन उत्सर्जन, विश्व में जितने विकसित देश हैं वो लगातार पिछड़े हुए देशों पर, विकासशील देशों पर आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नवीन प्रवृत्तियाँ हैं वो लगातार उभर के सामने आ रही है। जिस तरह से कोरोना के बाद से ऑनलाइन का जो विकल्प आया है हर चीज़ में, उसने ऑनलाइन ने हर व्यवस्था को प्रभावित किया है, चाहे वो टीचिंग का हो, मार्केटिंग का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो। ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिस तरह से तरक्की हुई है, तो ऑनलाइन सिस्टम ने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नवीन प्रवृत्ति आरंभ की है। पूरा विश्व हमें जो है मार्केट ओरिएंटेड दिखाई देता है कि आप ऑनलाइन पर कोई अपना प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइज कर सकते हो, उसकी सेल कर सकते हो। तो उसको लेकर के अगर हम देखें तो ये नवीन प्रवृत्तियां जो है लगातार सामने आ रही हैं। इसी तरह से भारत जो है G4 का एक सदस्य बना हुआ है, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। भारत और ब्राज़ील दोनों कृषि प्रधान देश हैं और जर्मनी, जापान दोनों उद्योग प्रधान देश हैं। ये चारों ही देश जो है काफ़ी लंबे समय से लाइन में लगे हुए हैं कि उन्हें यूएनओ की वीटो पावर मिले और लगातार ये प्रयास कर रही हैं। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नवीन प्रवृत्ति है जो हमें देखने को मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय तथ्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं, उनसे हमारी सोच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बनती है। हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है वो काफ़ी ग्लोबल हो जाता है, काफ़ी लिबरल होता है, काफ़ी ग्लोबलाइज्ड हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का जो महत्व है, उपयोगिता हमें इसी बात में दिखाई दे रही है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एवं महत्व जो है वो पूरी तरह से रेलेवेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से संबंधित आज का ये टॉपिक, जिसमें बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हम अध्ययन क्यों करें, अध्यापन क्यों करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, अध्यापन या विश्लेषण करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हमें क्या जानकारी मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपयोगिता हमें किस बात में दिखाई देती है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।